नमस्ते। मैं डॉक्टर विक्रम गायकवाड़ आयुर्वेद लाइव इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैं आपके पास एक नई सीरीज लेके आ रहा हूँ। इस सीरीज में हम मसाज यानी मालिश या उससे संस्कृत में अभ्यंग कहते हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। ये जो सीरीज है ये 10 से 15 तक वीडियो की रहेगी। इसमें हम मसाज कैसे किया जाता है, उसके पीछे शास्त्र क्या है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। इसलिए आपको ये पूरी जानकारी आपके पास पहुंचने के लिए अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए और घंटी का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि जो वीडियो आएगी तो आपको पता चलेगा कि वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाएंगे। तो हम जो अभी नया टॉपिक लेके आ रहे हैं मसाज। तो मसाज तो हम हमारे जिंदगी में हम हर दिन यूज करते हैं। कभी किसी को मोच आ गई, गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो हम मसाज के माध्यम से उसका रिलीफ करने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पीछे क्या शास्त्र है ये हमें मालूम नहीं रहता। लेकिन मसाज से तो ठीक सबको लगता है, मसाज करने के बाद अच्छा भी लगता है। क्यों अच्छा लगता है, उसके पीछे क्या शास्त्रीय कारण मीमांसा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसलिए हम ये यूट्यूब लेके आ रहे हैं। लेकिन इसकी पता होने के लिए कुछ आयुर्वेद के सिद्धांत आपको मालूम होना चाहिए। ये सब सिद्धांत हम आपके पास लेके आ रहे हैं। वो सिद्धांत हमें आपको थोड़े हम बताते जाएंगे, जिससे आपको पता चले कि सिद्धांत क्या है। जो आयुर्वेद का प्रयोजन यही है कि आयुर्वेद क्यों बताया गया है, आयुर्वेद क्यों आया है। तो आयुर्वेद इसलिए आया है कि एक जीवन प्रणाली है, हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए, इसकी ये प्रणाली है। इसकी जानकारी आयुर्वेद में दी गई है। तो आयुर्वेद में आदमी का स्वास्थ्य यानी हेल्दी रहने की प्रयोजन पर फर्स्ट पहले बताया है। उसके बाद जब आदमी बीमार होता है तो उसकी इलाज बताए गए हैं। तो स्वस्थ रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि मसाज करना चाहिए। तो ये मसाज कैसे करना चाहिए, इसके लिए तो हम ये यूट्यूब बना रहे हैं। इसी में हम आपको दोष क्या है, धातु क्या है, मल क्या है, ये इनकी जानकारी हम देंगे। तो पहले आदमी का स्वास्थ्य किसे बोलते हैं, स्वास्थ्य किसे, हेल्दी लाइफ किसे बोलते हैं, हेल्दी कब। हम अभी ये देख रहे थे कि स्वास्थ्य व्यक्ति किसे कहना चाहिए, हेल्दी पर्सन किसको कहना चाहिए। स्वास्थ्य की व्याख्या आयुर्वेद में परिपूर्ण रूप से की गई है। आयुर्वेद में जो स्वास्थ्य की व्याख्या की है उसमें सूत्र रूप में संस्कृत भाषा में लिखा गया है। वो संस्कृत की आकलन बहुत लोगों को कम होता है, इसलिए ये शास्त्र लोगों के तक पहुंचता नहीं है। तो मैं ये सूत्र का स्पष्टीकरण आपको देता हूँ। सूत्र ऐसा है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थिति अभिधीयते। इस श्लोक में उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया है। उसमें पहले है कि समदोष। ये समदोष क्या है, आयुर्वेद में 3 दोषों का वर्णन किया है। ये 3 दोष आपको ही पता है, वात पित्त कफ। आप जैसे बोली भाषा में बोलते हैं कि वात है, वात बढ़ गया है, पित्त बढ़ गया है, कफ बढ़ गया है। वास्तविक में वात कफ की संकल्पना बहुत बड़ी है। अभी हम कौन से भी इस दुनिया में नई चीज आती है, कौन सी भी नया प्रक्रिया घटती है, तो वो तीन स्तर पे होती है। पहला स्तर होता है उसकी उत्पत्ति होती है। अभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई, एक स्थिति हो गई, स्तर हो गया। दूसरा स्तर है उसको मेंटेन किया जाता है, स्थिति उस परिस्थिति में रहता है। और तीसरा होता है उसका नाश होता है। यानी कौन सी भी चीज उसकी उत्पत्ति होती है, वह समस्थिति में रहता है और उसके बाद उसका नाश होता है। यही प्रक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। जो चीज हमारे शरीर में उत्पत्ति होती है उसकी उत्पत्ति कफ के माध्यम से होती है। उसका जो स्थिति रखना है वो पित्त के माध्यम से होता है। और उसका जो डिस्ट्रक्शन है, जो उसका नाश है, वात के माध्यम से होता है। जैसे कि भगवान ब्रह्मा ने इस सृष्टि की उत्पत्ति की, विष्णु ने उसका पालन किया और भगवान शंकर ने उसका नाश किया। उसी तरह से हमारे शरीर में भी होता है। लेकिन हमें वात पित्त की संकल्पना वे सूक्ष्म रूप में देखनी है। वास्तविक में जो हम ब्रॉडली देखेंगे तो वात जो हमारे शरीर में हलचल है, जो गति है, वात की वजह से है। पित्त की वजह से क्या है, जो पचन होता है, सात्विकरण होता है, पित्त की वजह से है।
कफ क्या है? हमारे जो बंधन है, जो जॉइंट में जो श्लेष्मल जो लुब्रिकेशन है वो कफ की वजह से है। इन तीनों का सात्मीकरण रहना, इन तीनों का समस्थिति में रहना, इसको समदोष कहते हैं। हमने अभी समदोष क्या है स्वास्थ्य की व्याख्या में पहला देखा समदोष। अभी उसके बाद समाग्नि। अग्नि एक आयुर्वेद में एक संकल्पना है। ये जो सृष्टि में अग्नि का जो कार्य है वही कार्य हमारे शरीर में अग्नि का रहता है। कुल मिला के 13 अग्नियों का वर्णन विस्तृत स्वरूप में है, लेकिन हमें एक एक करके देखना है। सबसे पहला जठराग्नि, जो हमारा पचन करता है, डाइजेशन करता है, वो जठराग्नि। हमारे जठर में जो अग्नि रहता है वो जठराग्नि, उसका समस्थिति में यानी बैलेंस में होना चाहिए। उसको सम बोलते हैं यानी समाग्नि। जठराग्नि के बाद आता है धात्वाग्नि। हमारे शरीर में 7 धातुओं का जिक्र किया है। जो 7 धातु है हम विस्तृत में आगे देखेंगे कौन से 7 धातु है। प्रत्येक धातु का जो अग्नि है वो समस्थिति में होना चाहिए। अभी जठर अग्नि के बाद हमने जठराग्नि देखा, अभी धात्वाग्नि देखा, उसके बाद पंच भौतिक अग्नि है जो पंच महाभूत बताए गए हैं। आयुर्वेद में जो 5 पंच महाभूत बताए वो इस तरह से पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश। ये जो 5 महाभूत है उस महाभूतों का जो अग्नि है, इससे इस पंच महाभूत से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। हमारी भी उत्पत्ति पंच महाभूतों से हुई है। उनका अग्नि, उनके स्थित जो अग्नि है वो समस्थिति में इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। ये जो हमने देखे कि 7 धातुअग्नि, एक जठराग्नि और एक पंच महाभूतों के 5 अग्नि, ऐसे पकड़ के 13 अग्नि समस्थिति में रहे तो स्वास्थ्य की व्याख्या में बैठ जाते हैं। हम अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, जो इसमें समदोष हो गया, समाग्नि हो गया। अभी मल, जो शरीर में 3 मल का वर्णन आयुर्वेद में किया है, पुरुष, मूत्र और श्वेत। तो एक से एक देखेंगे हम। पुरुष यानी जो स्टूल फॉर्म होते हैं, जो हमने अन्न ग्रहण किया है, उस अन्न से जो घटक हमारे शरीर के लिए उपयुक्त नहीं है उसके मल स्वरूप बाहर फेंका जाता है, उसको पुरुष कहते हैं। और पुरुष यानी स्टूल की जो व्याख्या करते हुए वो शरीर को बल प्रदान करता है, ऐसा लिखा है। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आप मुझसे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगता है कि पुरुष से शरीर में बल प्रदान कैसे होता है। तो एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। यदि 4-5 लूज मोशन हो गए, अतिसार हो गया, तो आदमी का सब बल निकल जाता है। तो बल का प्रदान करने का काम पुरुष करता है, आपके भी समझ में आया रहेगा। और जो पुरुष के बाद जो दूसरा मल है मूत्र के स्वरूप में, मूत्र यानी यूरिन। तो शरीर में जो घटक, पानी में से घटक शरीर को जो हमने उपयुक्त में लाया, उसके बाद जो घटक हमारे शरीर के उपयुक्त नहीं है। तीसरा मल है स्वेद यानी शरीर से बाहर जाने वाला पसीना। ये भी हमारे शरीर से बाहर जाने की एक, जो हमारे शरीर के आवश्यक घटक नहीं है उसको हम मल कहते हैं। उसी तरफ से स्वेद एक मल है। हमने अभी 3 मल का वर्णन देखा है, धातु का वर्णन देखा है, और अभी दोष, अग्नि, सबका हमने वर्णन देखा है। इसके बाद अभी एक चीज रह गई है, वो धातु। हमारे शरीर में 7 धातु है जो शरीर का धारण करने का काम करते हैं, इसे धातु कहते हैं। इस धातु में पहला धातु है रस यानी जो शरीर में हमारे द्रवता रहती है, जो पानी का अंश, वाटर का जो अंश हमारे शरीर में रहता है, और रस के यहाँ पे उसका उल्लेख होता है। रस धातु का काम है प्रीणन करना, यानी हमारे शरीर को अच्छा दिखना, जो बोलते हैं ना, हमारा शरीर ऐसा फूले हुए लगता है, अच्छा लगता है, प्रीणन जो रस का काम है उससे होता है। अभी आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि हमने एकाध पौधा है, उसका पानी नहीं दिया तो उसके फूल सूख जाते हैं, और हमें उसको पानी देने के बाद 1-2-3 घंटे के अंदर ही वो फूल फूलता है। तो जो काम वो पानी देने के बाद पौधे में होता है, वही काम हमारे शरीर में होता है। वो करने का काम रस का है। और ये जो प्रक्रिया है उसमें रस धातु का अग्नि काम करता है। अभी रस के बाद रक्त आता है, तो रक्त धातु का काम है कि हमारा
रक्त धातु सबसे इम्पोर्टेंट है, सब धातु भी महत्वपूर्ण है, लेकिन रक्त धातु से हमारे शरीर के सब जो अवयव है वो वहाँ से तैयार होते हैं। इसलिए प्राणायतन कहा है, रक्त धातु को प्राणायतन कहा है, वो जीवन देने का काम करता है, इसलिए रक्त धातु सबसे हमारे में है। इसके बाद हम तीसरा धातु देख रहे हैं, मांस धातु। मांस धातु का हमारे शरीर में क्या प्रयोजन है? मांस धातु हमारे शरीर का लेपन करने का काम करता है। हमारे शरीर में जो शिरा, धमनी और रक्त वाहिनियां है उसको लेपन करने का काम मांस धातु का रहता है। फिर मांस के बाद आता है मेद। मेद धातु का काम है कि हमारे यहाँ पे स्नेहन रखना, स्नेहन यानी लुब्रिकेशन। हमारे शरीर में जो लुब्रिकेशन, जो हमारी हलचल चाहे चहल पहल है, उसमें जिसकी लुब्रिकेशन की जरूरत होती है स्नेहन के माध्यम से होती है। पांचवा धातु हम देख रहे हैं अस्थि। अस्थि यानी बोन्स। हमारे शरीर में जो स्ट्रक्चर हमारा शरीर का जो पूरे तरह से स्थित है वो अस्थि के वजह से है। जैसे बिल्डिंग में हम पिलर का काम देखते हैं तो पिलर के वजह से ही वो बिल्डिंग खड़ी होती है, उसी तरह से हमारे शरीर में अस्थि का काम वही है जो हमारे शरीर को एक रचनात्मक ढंग देता है। तो वो अस्थि का काम हमारे शरीर में है, जो सपोर्ट देने का काम अस्थि धातु का है। अस्थि के बाद मज्जा आती है। मज्जा धातु का काम यह है कि अस्थि के अंदर जो उसकी अंदर की जो जगह रहती है उस जगह में जो धातु रहता है उसको मज्जा धातु कहते हैं। मज्जा के बाद शुक्र धातु या अंतिम धातु है। ये अंतिम धातु इस जो छह जो धातु है उनसे परिपाक होने के बाद शुक्र धातु की उत्पत्ति होती है। शुक्र धातु का मेन काम है पुनरुत्पादन करना, रिप्रोडक्शन। नए इसका रिप्रोडक्शन करने का काम शुक्र धातु का होता है। अभी तक हमने सम, दोष, समाग्नि, धातु अग्नि और मल इनका जो वर्णन किया, उसके बाद स्वास्थ्य की व्याख्या करते हुए आयुर्वेद में अभी प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, यानी प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न होना चाहिए। इंद्रिय जो है पंच ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और मन, इन सब की प्रसन्नता होनी चाहिए। इन सबको एक साथ मिलके जो आदमी के पास ये दोष, धातु, मल, अग्नि और ये प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन समस्थिति में होते हैं, प्रसन्नता होती है, तो उसे स्वास्थ्य ऐसे कहा गया है। हम अभी स्वास्थ्य की व्याख्या देख रहे थे। इसी के साथ एक ऋषि मुनि का एक जिक्र करना चाहता हूँ। उन्होंने क्षेम कुतल नाम का आहार शास्त्र पे ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में हम ये श्लोक यहाँ पे देख रहे हैं। इस ग्रंथ में उन्होंने 100 साल जीने के लिए क्या करना चाहिए इसका जिक्र किया है। 100 साल जीने के लिए हमें भी हमारा जो जीवन प्रणाली है उसी तरह से करना चाहिए। एक तो हम वाम कुक्षी यानी जो लेफ्ट लैटरल पोजीशन में सोते हैं। दूसरी बात है जो 2 बार आहार लेते हैं। तीसरी बात है जो 6 बार मूत्र विसर्जन करते हैं, 2 बार मल विसर्जन करते हैं और सबसे अल्प मैथुन करते हैं, वो लोग 100 साल के लिए जीते हैं। ये सब हम क्यों बता रहे हैं कि हमें भी एक स्वास्थ्य के 100 साल का जीना है। तो इसी का सब करते हुए अभी इससे मालिश के साथ क्या संबंध है, मालिश और ये स्वास्थ्य इनका क्या संबंध है देखेंगे। क्यों मालिश और मसाज ये जो हम हमारे पूरे जीवन प्रक्रिया में बहुत बार देखा है कि किसी को दर्द हुआ, किसी को चोट लगी, किसी को क्या हुआ, तो हम कभी कभी उसको गर्म पानी से सेकते हैं, कभी उसको मालिश करते हैं। ये सब जो चीज़ है उसके पीछे ये आयुर्वेदों के सिद्धांत हैं। अभी आप ये सिद्धांतों के अनुसार करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो पहले हम मसाज का क्या फायदा होता है ये देखेंगे। हम अभी ये देखेंगे कि मसाज यानी मालिश करने से हमें क्या फायदे होते हैं और क्यों करना चाहिए। अभी हमने विस्तृत रूप से सब सिद्धांतों का भी जिक्र यहाँ पे किया है। ये करते करते हम जो मालिश यानी मसाज कितने बार करना चाहिए, तो हर दिन मसाज करना चाहिए। हम क्या करते हैं दीपावली में, नरक चतुर्थी के दिन ही खाली मसाज करते हैं, ऐसा नहीं है। हर दिन अभ्यंगम नित्यम आचरित, हर दिन करने की जरूरत है।
हम अभी काम में बहुत ही जब काम में फुल बिजी रहते हैं तो हमें कभी कभी वक्त नहीं मिलता है, लेकिन हमें जब भी हम कर सकते हैं तो मसाज करना चाहिए। मसाज करने से हमारे सब दोष, धातु, मल, धात्वाग्नि ये सब प्राकृत स्थिति में रहते हैं और हमारा वह आयुष्य दीर्घायु होता है। इसलिए दीर्घायु के लिए हमें मसाज हर दिन करने की जरूरत है। और मसाज कैसे करें, मसाज का करने का कौन सी प्रक्रिया है, किस दिशा से मसाज करना चाहिए, ये सब हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आप हमारे आगे आने की वीडियो के लिए हमारे आयुर्वेद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और यहाँ पे जो घंटी का बटन है वो भी दबाएं, तो जब नया वीडियो आएगा तो आपको तुरंत मिल जाएगा। मैं आपको विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम मसाज के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।